आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ लिया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, लंग कैपेसिटीज, लंग वॉल्यूम, सब याद होगा आपको। लास्ट में हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो, हमने लंग के लेवल तक पढ़ लिया कि लंग तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा और CO2 लंग से बाहर कैसे जाएगा। बट CO2 ऐसा तो नहीं है सिर्फ लंग्स में ही होता है, पूरी बॉडी में CO2 होता है, तो वहाँ से लंग तक कैसे पहुँचेगा। और O2 जो बाहर से लंग्स तक पहुँचा वो पूरी बॉडी टिश्यू को कैसे जाएगा। अब वो समझना है कि लंग्स से लेके पूरी बॉडी को O2 कैसे मिलेगा और पूरी बॉडी से CO2 कौन ले जाएगा। तो कौन हेल्प करता है इसमें, ब्लड। तो ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। तो ब्लड क्या होता है, मीडियम होता है, यानी एक व्हीकल का काम करता है। O2 को लेके जाएगा, ठीक है, और CO2 को लेते हुए आएगा लंग्स पे, ठीक है, क्लियर है इतना। About 75% of O2 is transported by RBCs in the blood। अब ब्लड में भी पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल्स RBC जिसको हम बोलते हैं, वो 97% ऑफ O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है सबको। द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड इन अ डिसॉल्व स्टेज थ्रू द प्लाज्मा। और रिमेनिंग 3% है जो O2 का, वो खुद ही डिसॉल्व हो जाता है, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। क्लियर है इतना सबको। और प्लाज्मा क्या होता है ये हमने डिटेल में देख लिया है, ठीक है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट बाय RBC। अब ऑक्सीजन कितना था, 97, और CO2 कितना है, 20 to 25%। क्लियर। और 70% ऑफ इट कैरिड एज बायकार्बोनेट। ये डिटेल में हम देखने वाले हैं कि बायकार्बोनेट के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे फॉर्म में आता है, सब देखने वाले हैं अभी हम डिटेल में, ठीक है। एंड अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो हमने 3 टाइप के देखा, CO2 में क्या क्या देखा हमने, 3 टाइप से हो सकता है ट्रांसपोर्ट। कैसे हो सकता है, तो पहले रेड ब्लड सेल से, ठीक है, 20 to 25%, फिर 70% कैसे, एज बायकार्बोनेट, क्लियर, और लास्ट 7% कैसे, थ्रू प्लाज्मा। क्लियर। तो पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन इज कलर्ड आयन। अब हीमोग्लोबिन क्या है, अब आपने कभी सुना नहीं होगा हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, RBC के मेन पिगमेंट है। यानी RBC किससे बना होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। हीम यानी क्या होता है, हीमोग्लोबिन पूरा नाम है। हीम का मतलब होता है ब्लड, ऐसा समझ लो, ब्लड वाला पार्ट, ठीक है। और ग्लोबिन यानी क्या होता है, प्रोटीन वाला पार्ट। मैं आपको इजीली समझाती हूँ पहले, चलो। हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, रेड ब्लड सेल का। किससे बना हुआ होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये ग्लोबिन वाला पार्ट है, वो क्या है, प्रोटीन पार्ट है। क्लियर। अब जिसके भी आगे हीम लगे ना, हीम, तो आपको पता चलना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको इतना। किसके अंदर होता है, किस में प्रेजेंट होता है, RBC में। तो ये क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट यानी क्या होता है, जो किसको, पिगमेंट मतलब जो किसी चीज़ को कलर देवे। तो ब्लड का कलर किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन। क्लियर। और अब कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, मेन हमको वो समझना है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो, ऑक्सीजन जो लंग्स में होगा वो किसके साथ बाइंड कर देगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में लिखते हैं HB। क्लियर। क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे हम उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर में, यानी कभी भी वो दोनों अलग भी हो सकते हैं इजीली। क्लियर। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of O2। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 O2 को ही ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। क्लियर, ये याद रखना है टर्म्स। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब ऐसा कैसे आप सोचोगे कि कैसे डायरेक्ट ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बाइंड हो जा रहा है लंग्स में, नहीं, तो वो किसके लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर में क्या क्या आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2,
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये सब क्या है, अदर फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, O2 का फैक्टर, ठीक है, यानी O2 का पार्शियल प्रेशर। क्लियर है सबको इतना, विच कैन इंटरफेयर विद दिस फाइंडिंग, अदर फैक्टर्स में ये सब याद रखना है, ठीक है। अब हम जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, देख लेते हैं कैसा ग्राफ है। पहले ग्राफ में हमने क्या मार्किंग दी है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बोलोगे सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कितना हीमोग्लोबिन बाइंड हुआ ऑक्सीजन के साथ, उसको हम बोलेंगे सेचुरेशन, ठीक है। यानी जितना बाइंड होता जा रहा है कितना सेचुरेटेड होता जा रहा है, और जितना छूटते जा रहे हैं दोनों हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेशन। क्लियर, सेचुरेशन वर्ड का मतलब पता चल गया। अब पार्शियल प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ही क्या बढ़ता जाएगा, सेचुरेशन परसेंटेज। क्लियर, अब देखो पार्शियल प्रेशर 80 हुआ तो 80 पे बढ़ गया। क्लियर, पार्शियल प्रेशर कम है 20 है तो कम सेचुरेशन हुआ। क्लियर, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे शेप का सिग्मॉइड शेप, क्या बोलेंगे, सिग्मॉइड शेप। एस, थोड़ा एस कर्व आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मॉइड कर्व। क्लियर है सबको। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। हमने देखा क्या हो रहा है वहाँ पे, सिग्मॉइड कर्व बन रहा है। हमने क्या क्या देखा कि सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक साइड रखा और किसके अगेंस्ट प्लॉट किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है सबको इतना। इस कर्व को और क्या बोलते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोशिएट कर्व। अब डिसोशिएशन क्या होता है, क्या होता है, देखो डिसोशिएशन यानी कब कितना छूट रहा है, हम आगे देखने वाले, समझाती हूँ मैं। अगर ये कर्व थोड़ा राइट की तरफ आने लगा यानी सेचुरेशन कम होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स राइट की तरफ आएगा तो सेचुरेशन कम हो जाएगा, देख सकते हो। अगर ये लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट की तरफ आने लगा तो क्या होगा, सेचुरेशन बढ़ जाएगा। क्लियर, ये सब आने वाले आगे, आप ध्यान देना। क्लियर, ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व and is highly useful in studying the effect of factors like PCO2। अब देखो जो ये कर्व है ना वो क्यों यूज़फुल है इतना, हमने ये क्यों पूरा ग्राफ समझा, तो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम फैक्टर्स, यानी हमने अदर फैक्टर जो देखे थे ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये सब इस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, ये कर्व कब बनेगा, जब हम देखेंगे O2 और हीमोग्लोबिन का कैसे बाइंडिंग, क्या परसेंटेज है, तब हमको ये स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलता है ये कर्व से। ओके, इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई, अब एल्वियोलाई में क्या होगा, एल्वियोलाई में याद करो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा और लो प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा। क्लियर, वहाँ से तो CO2 बाहर जाना है। क्लियर है सबको इतना। और बॉडी में क्या होगा, CO2 होगा, तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेजर। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ किसकी बात हो रही है, एल्वियोलाई की अंदर की बात हो रही है, जो लंग्स के अंदर है। तो लंग्स के अंदर तो क्या होगा, O2 ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, फिर लो CO2 होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, फिर क्या होगा, लेस आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा, लेस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा, फिर हमने देखा था, ये लास्ट में देखा था, वही इसको क्वेश्चन आपको इसका आंसर तो आना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। तो यही सारे फैक्टर क्या हेल्प करेंगे, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो CO2, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाइंड करवा देंगे। ऑफकोर्स प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का तो किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। फिर हीमोग्लोबिन किस में है, ब्लड में है, ठीक है, तो वो तो पूरी बॉडी को दे देगा ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है सबको। अब बोलोगे अभी तो ये दोनों बाइंड है तो पूरी बॉडी को कैसे देगा। अब हमने देखा लंग्स में तो प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का, अब जब हम बॉडी में आएंगे ना, बॉडी टिश्यूज़ में आएंगे, ठीक है, वहाँ कैसा हो जाएगा, प्रेशर CO2 का बढ़ जाएगा, वहाँ पे CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर, अब समझो ये रीड कर में, इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, एल्वियोलाई में ज़्यादा है,
ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो सिंपली बाइंड हो गया। क्लियर, इतना समझ लो, सिंपली बाइंड हो गया। और पीसी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लेस है, लेजर, और वहाँ पे आयरन कॉन्सेंट्रेशन भी लेस है और टेम्परेचर भी लो है। तो क्या कर दिया उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। प्रेशर हाई था, किसका हाई था, ऑक्सीजन का, तो सिंपली क्या हो गया, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया। फिर जब टिश्यू में वो वहाँ से ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन टिश्यू में चला जाएगा ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ, तब देखेंगे अब टिश्यू में तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी लो ऑक्सीजन होगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका होगा, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा। तो ये सारी कंडीशन क्या करेगी, फेवर करेगी डिसोशिएशन, यानी दोनों को अलग अलग कर देगी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग अलग कर देगी। क्लियर, अब रीड करो। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है सबको इतना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग अलग कर दिया। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन। क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया हमने, लंग सरफेस में क्या होता है, लंग में बाइंड होता है और टिश्यूज में डिसोसिएट होता है। क्लियर, रीड करो फिर से। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड्स टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। लंग सरफेस में क्या होगा, बाइंड होगा ऑक्सीजन और गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। टिश्यूज पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड। क्लियर है इतना सबको। आई होप आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट समझ आया होगा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अब 100 ml ब्लड कितना डिलीवर कर पाएगा, 5 ml ऑक्सीजन। ये याद रखना है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल बॉडी में, जब तक बीमारी नहीं लगी हुई हमारी बॉडी में। क्लियर। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन एज, अभी मैंने बोला था 20 to 25% किसके थ्रू होगा, आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन। तो वो कैसे जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन कंबाइन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्लियर। तो ऐसे 20 to 25% होना है, ठीक है, हमने देख लिया है, ठीक है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब हमने देखा था ये किसके रिलेटेड होगा, CO2 के रिलेटेड। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मेजर फैक्टर विच कैन अफेक्ट दिस बाइंडिंग। अब देखो, अब जहाँ पे CO2 हाई होगा और लो O2 होगा, वहीं पे ये क्या हो सकता है, बाइंडिंग ये हो सकती है। तो ये कंडीशन कहाँ होती है, टिश्यूज़ में, ठीक है। टिश्यूज़ में क्या ज़्यादा होगा, CO2। लंग्स में क्या ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन। ये क्लियर रखना है आपको माइंड में। क्लियर। व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो एज इन द टिश्यू, कहाँ होता है लो ऑक्सीजन, टिश्यू में, और ज़्यादा CO2 किस में, टिश्यू में। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। क्लियर है सबको इतना, क्या हो जाएगा, वहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगा। अब वो आके छूटेंगे कहाँ पे, तो वो लंग्स में। क्यों, वेयर एज वैन PCO2 लो एंड वहाँ पे क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, CO2 कम होता है, यानी उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, और PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एल्वियोला में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। क्लियर, डिसोसिएशन ऑफ CO2। क्लियर है सबको, किससे डिसोसिएट हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हुआ था। तो अब याद रखो, पहले तो आपको प्रेशर याद रखना है कि एल्वियोला में किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। क्लियर। तो वहाँ पे कंबाइन होगा हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और CO2 वहाँ पे कम है, तो CO2 वहाँ पे कंबाइन नहीं होगा, डिसोसिएट होगा, अलग हो जाएगा। क्लियर। इससे ही ऑपोजिट है टिश्यूज़ में। क्लियर, सबको इतना क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered to the alveoli। अब एल्वियोला से लेते लेते हीमोग्लोबिन कहाँ अलग हो जाएगा, उसका एल्वियोला के अंदर। टिश्यूज से लेते लेते कहाँ पहुँचा, एल्वियोला में। फिर वहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे CO2 का प्रेशर कम होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, हाई से लो जाता है, ठीक है। RBC कंटेन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। RBC में बहुत सारा एंजाइम होता है। कौन सा वाला मेन, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और थोड़ा ही इसमें प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्या हेल्प करता है, तो
ये एंजाइम हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिएक्शन करवाएगा, फिर क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड, फिर वो बहुत अनस्टेबल होता है तो आगे वो कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट और आयन में। क्लियर है सबको इतना? एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई, अभी हमने देख लिया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहाँ हाई होता है, टिश्यूज़ में हाई होता है। अब क्यों होता है, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म यहाँ पे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है, तो लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है CO2, इसलिए वहाँ पे टिश्यूज़ में हमेशा CO2 हाई रहता है। CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड, अब इसमें क्या होगा CO2 बहुत ज़्यादा है टिश्यूज़ में तो वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा, ब्लड में यानी पर्टिकुलरली किस में, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में, एंड फॉर्म्स द बाइकार्बोनेट एंड आयन। हमने देख लिया क्या बनता है बाइकार्बोनेट एंड आयन, उसमें हेल्प कौन करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर? एट द एल्वियोलर साइड वेयर द PCO2 लो, अब हमने देखा था एल्वियोलर साइड यानी लंग्स के अंदर CO2 का प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा द रिएक्शन प्रोसीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, लास्ट में फिर से क्या बन जाएगा CO2। क्लियर है इतना? Thus CO2 ट्रैप एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल पे क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट होता है। क्लियर? जब वो एल्वियोलाई के पास आ जाएगा तो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। क्लियर? आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। ये याद रखना है, यहाँ पे भी ये याद रखना है क्वांटिटी, और हमने अभी ऑक्सीजन की पढ़ी वो भी। ओके चलो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होगा, यानी कब हमको ज़्यादा सांस लेनी है कब कम लेनी है, ये हमारे बॉडी में कौन मेंटेन करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, अब हम वो समझेंगे। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज। तो ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम होती है, वो मेंटेन करने के लिए, बॉडी की डिमांड्स मेंटेन करने के लिए हम ऊपर नीचे कर सकते, तो वो कौन करेगा, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। कौन करेगा वो, तो न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम समझो, ठीक है। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब देखो एक स्पेशलाइज्ड रीजन, अब मेड्यूला रीजन क्या होता है ब्रेन में, सबको पता है, अभी हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है ना उसका ही पार्ट होता है, क्या होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और उसके अंदर ही क्या होता है, क्या मेंटेन होता है, एक सेंटर होता है, स्पेशलाइज सेंटर होता है। कौन सा सेंटर बोलेंगे उसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होगा। हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी में जो होता है ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करेगा, जो मेड्यूला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। क्लियर है सबको इतना? अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, और दूसरा सेंटर कहाँ होगा, पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सब आपको अगर ब्रेन के पार्ट नहीं पता तो हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट आप तो भी थोड़ा ये सब ऑलरेडी देख लो तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब मेरे चैप्टर अपलोड किए ही होगा और आपको देखना है तो, ठीक है। अब पॉन्स रीजन में क्या होगा, कौन सा सेंटर होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वो क्या करेगा, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो क्या मैनेज करेगा, तो अंडरलाइन कर लो, ये किसको मैनेज करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो ये सब क्या कर सकते हैं, अब ये रेस्पिरेटरी रेट को मतलब मेंटेन कैसे करेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन रिड्यूस कर सकते हैं। कौन, न्यूरल सिग्नल, ठीक है। न्यूरल सिग्नल मिलेगा हमको न्यूरल नर्वस सिस्टम से, तो रिड्यूस हो जाएगा, रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन अगर कम हो गया, ड्यूरेशन कम हुआ तो यानी सांस जल्दी आ रही है, हम ऐसे एक बहुत बड़ी सांस लो आप, अगर आप बहुत बड़ी सांस लोगे तो उसमें आप देखोगे रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है, यानी बहुत धीरे धीरे सांस होगी। हम वैसे फास्ट सांस लेंगे यानी इंस्पायरेशन का पीरियड कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर सबको इतना? अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द
रिदम सेंटर। अब एक कीमो सेंसिटिव एरिया यानी एक केमिकल से एक्टिवेट होने वाली एरिया कहाँ प्रेजेंट है? रिदम सेंटर के बाजू में, विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। तो वो किससे एक्टिवेट हो सकती है? CO2 और हाइड्रोजन आयन से एक्टिवेट हो सकती है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, अगर ये सब्सटेंस इंक्रीज हो गए तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। फिर वो मैसेज कहाँ जाएगा? रिदम सेंटर के पास जाएगा कि अभी हमको एडजस्टमेंट्स करनी है। किस में करनी है? तो इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है सबको? बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड के CO2 और अभी हाइड्रोजन आयन को एलिमिनेट करना पड़ेगा ज़्यादा हमको, तो कुछ एडजस्टमेंट करो। ठीक है, न्यूरल सिस्टम में सिग्नल्स दो ऐसा। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्क। अब आयोटिक आर्क कहाँ होती है? आर्च कहाँ होती है? तो हार्ट में होती है। अगर आपने हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ। एंड कैरोटिड आर्टरी, ये कहाँ होती है? ये सब हार्ट में होता है। वो भी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन द CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी क्या कर सकते हैं? चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्या? तो CO2 बढ़ जाएगा तो इनको भी पता चल जाएगा। ये क्या करेंगे? एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर। तो रिदम सेंटर के पास क्या चला जाएगा? सिग्नल चल जाएगा कि हमको अभी चेंजेस करने हैं। क्लियर है सबको इतना? अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? उनमें कौन सी बीमारी लग सकती है? डिसऑर्डर्स यानी क्या होता है कि हम कुछ चेंजेस करके, यानी पूरे स्ट्रक्चर में चेंज आया है। देखते हैं, डिसीज और डिसऑर्डर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हो। क्लियर? तो अभी अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग विजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। हमने देखा था ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकियल्स क्या होता है, जो ट्रेकिया डिवाइड होकर बनता है। वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो गई, क्या हो गई? इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन आ गई वहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? हमको ब्रीथ मतलब नॉर्मल ब्रीथ करने में तकलीफ होगी। तो आपने देखा होगा अस्थमा पेशेंट कैसे हमेशा पंप ऐसे लेते लेते लेते, ठीक है, क्योंकि उनको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। क्लियर? तो किस वजह से होती है तो आपको समझना है। विजिंग यानी क्या होता है? विजिंग एक साउंड होता है, जैसे एक खाली बोतल में एक हवा जाती है ना, वैसा साउंड, उसको हम बोलते हैं विजिंग। क्लियर? अब देखेंगे हम एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच द एल्वियोलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। अब एम्फाइसेमा में क्या होगा? एल्वियोलर वॉल्स है ना, वही डैमेज हो जाएगी, तो ऑफकोर्स रेस्पिरेशन होगा कहाँ? एल्वियोलर की वॉल ही डिक्रीज हो जाएगी यानी डैमेज हो जाएगी, तो रेस्पिरेशन होगा कहाँ? उसका मेजर एम्फाइसेमा मेजर कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। क्लियर? और लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी ऑक्यूपेशन यानी कोई कहाँ जहाँ काम करता हो वहाँ से लगने वाली डिसऑर्डर्स। ठीक है, इन सर्टेन इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री में क्या होता है, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। अब किसी फैक्ट्रीज में बहुत सारी डस्ट होती है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल हमारे जैसे हम नॉर्मल है, नॉर्मल आजू बाजू हम ऐसी फैक्ट्रीज में काम नहीं करते, तो हमारी बॉडी थोड़ी डस्ट को तो खुद ही कोप कर सकती है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उसको निकाल देगा। बट बहुत सारी डस्ट होगी तो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म वीक पड़ जाएगी। क्लियर? लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव टू द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है? यानी फाइब्रस टिश्यू, ऐसे टिश्यू होते हैं ना जो ऐसे इलास्टिसिटी नहीं होती उनमें, वो ऐसे जम जाते हैं, ऐसा समझो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो वो एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, तब क्या हो जाएगा? सीरियस लंग डैमेज। तो जो वर्कर्स ऐसी फैक्ट्रीज में काम या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। सो आज का हम चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी जल्दी अपलोड होंगे अभी से। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।